हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर देना। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? तो लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ के क्वेश्चंस कर रहे थे ना। हमने पिछले बार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। जैसे आपका पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट था। उनको आप एक बार खुद से डिराइव करिए, है ना। और डिराइव करके उनके जो रिजल्ट्स हैं बाबू वो वैसे ही याद रखना, है ना। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स में आप उन चीज़ों को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और उस चीज़ की यूज़ हम लोग को आगे भी आएगी, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसी चैप्टर में आगे हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखना हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाएंगे। तो वो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रॉब्लम बहुत ईजिली और जल्दी बना लेंगे। ठीक है। इसलिए वो कॉन्सेप्ट वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। आई होप आप उसको पढ़ लिए होंगे सारे लोग। देखो लेक्चर्स बाबू प्रॉपर देखा करो। जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है बहुत ए लेवल का कंटेंट मिल रहा है ना। टॉप बैचेस, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के जो टॉप बैचेस में जो कंटेंट मिलता है वो कंटेंट आपको मिल रहा है ना। तो आप उस पर फुल्ली ट्रस्ट कीजिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज करते रहिए, है ना। और अगर आपको फिजिक्स अच्छी करनी है तो मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मेरे क्वेश्चंस बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस खुद से बनाना होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे हमारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, उतना ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। मतलब उतना आप अच्छा फिजिक्स आपकी होती चली जाएगी। ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आओ तो ग्राफ रिलेटेड कुछ और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं तो थोड़ा मज़ा आएगा। एक प्रॉब्लम करते हैं चलो। ठीक है। मान लेते हैं बाबू कि आपके पास एक ग्राफ है। यहाँ वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकंड, है ना। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर्स। ठीक है। और ये जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा। यहाँ से ऐसा आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाया। ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो एक्स नॉट है और यहाँ की वैल्यू जो है वो वी नॉट है। तो आपको ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर द गिवन वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है। एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको दिया है ना। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है। एक स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसी बॉडी का आप एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है। चलो ट्राई करो इसको। मैंने आपको हमेशा बताया है, पिछले क्लास से हम आपको बताते आ रहे हैं कि जब कभी भी बाबू एक्स एक्सिस पर टाइम नहीं होगा, है ना, एक्स एक्सिस पर टाइम नहीं होगा, एक्स एक्सिस पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमेशा इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए और इक्वेशन के मदद से आप चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है। थोड़ा ट्राई करो, एक लो 2 मिनट लेकिन सोचो इसके बारे में। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। साउंड क्लियर है ना? कैसे करेंगे बाबू? हाँ, आओ देखो। सबसे पहले तो आप इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को x से ही रिप्रेजेंट किया गया है तो यही लिख देते हैं। इस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है? v नॉट। तो v इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस वी नॉट हो गया, है ना। इसका मतलब अगर आप स्लोप की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका इक्वेशन निकल गया।
स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए आप y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 कर सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर तुम लिखोगे तो लिखोगे 0 कॉमा वी नॉट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखोगे x नॉट कॉमा 0। तो y2 माइनस वाई वन विल बी 0 माइनस वी नॉट, x2 माइनस x1 इज x नॉट माइनस 0। तो आपका वैल्यू हो गया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। तो आपका स्लोप निकल गया, तो आपका इक्वेशन निकल गया, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को यूज करके आपको एक्सेलरेशन निकालना है। देखो बाबू, बेसिक फंडा सोचो। कभी भी अगर आपको कोई ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको उसका इक्वेशन नहीं पता हो। आपको कैसा पता कि एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या कर्व बनेगा? तो वो तो जब तक आप इक्वेशन नहीं निकालेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन आता है, इसका मतलब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं आता है, इसका मतलब ग्राफ एक कर्व बनेगा, है ना? तो जब तक आप इक्वेशन नहीं निकालेंगे तब तक आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तुम बताओ क्या किया जाए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको dv बाई dt चाहिए। एक मैनिपुलेशन शुरू से करते आ रहे हैं, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो दिस होल विल बी v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम v तो हमको पता है, देखो ध्यान से, v तो हमको पता है, v के जगह हम ये पूरा इक्वेशन पुट कर सकते हैं। अगर हमको dv बाई डी एक्स मिल जाए तो हमको एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, जब हमको वेलोसिटी का पता है तो हम यहाँ से dv बाई डी एक्स बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और वी नॉट का 0। तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। तो एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आ गया वो आ गया v तो आपका पूरा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट है, और इस पूरे चीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना है dv बाई डी एक्स से। dv बाई डी एक्स इज माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, है ना? तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, जिसका ग्राफ आपको बनाना है। अगर बाबू ध्यान से देखो तो ये y इज इक्वल टू ये m है, ये x है और ये c है। यहाँ पे भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पे भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो वेरिएबल का जब मैक्सिमम पावर 1 रहता है तो वो एक लीनियर इक्वेशन है ना? दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब इसका ग्राफ जो भी बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा? वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर, है ना? स्क्वायर किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव बनेगा। और इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है? माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। वी नॉट स्क्वायर पॉजिटिव होगा, उसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड है तो ये पूरा न्यूमरेटर नेगेटिव है, और एक्स नॉट की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी ही गई है पॉजिटिव, है ना? इसका मतलब आपका जो वाई इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। हेलो, हाँ संभव, बाबू हम थोड़ा क्लास में है ऑनलाइन, ठीक है? हम, हाँ रात में कॉल करो ना 9 बजे के बाद, ठीक है? ठीक है, तो आपका ग्राफ बनाना है, तो आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जिसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो यहाँ कहीं होगा, वैल्यू होगी माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। और इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन हमेशा इस तरीके का दिखता है। ठीक है ना? बेसिक फंडामेंटल बेसिक चीज़ें हैं ये सारी। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा इक्वेशन। तो ये आपका एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया। चमक गया क्या? बोलो बाबू, चमक गया? ठीक है, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, किस साल आया एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन आया हुआ है।
बोलो क्लियर है क्या? है ना? तो हमेशा एक बेसिक फंडामेंटल याद रखा करो कि जब भी आपके पास कोई ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ आपके बारे में, अगर ग्राफ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और वो भी एक्स एक्सिस पर अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली नहीं सोच पाएंगे। अगर एक्स एक्सिस पे टाइम रहता है तो आप एरिया के कॉन्सेप्ट से या स्लोप के कॉन्सेप्ट से, है ना, हमने इतने सारे स्लोप के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइंस के लिए पढ़े हैं, कर्व्स के लिए पढ़े हैं, तो उनके मदद से आप अपना ग्राफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब एक्स एक्सिस पे टाइम नहीं है, कोई दूसरा वेरिएबल है, तो इट्स बेटर कि जब भी आपसे ग्राफ बनाने के लिए या ऑप्शंस में ग्राफ दे उसको चूज करने के लिए बोले, तो 100% रिकमेंडेड है कि आप वहाँ पर इक्वेशंस वगैरह निकालने की कोशिश करो, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपका ग्राफ कैसा दिखेगा। बोलो, अच्छे से देख लो बाबू, कोई डाउट है तो देख लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सिंपल सिमिलर ही है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी काफ़ी किए हैं। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, फिगर आउट करते हैं, ठीक है। एक अच्छा चीज़ है, इसके लेवल पे क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर मेरे पास वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन है, हम लिख सकते हैं इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्स एक्सिस पे मान लो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, मीटर्स में। और हम कोई भी एक ग्राफ बना लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बना लिया, ऐसा ये ग्राफ मैंने बना लिया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इस एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो ये एरिया हमको एक्चुअली क्या देगा, है ना। मतलब अगर हम इसका ये एरिया कैलकुलेट करते हैं, हम मान लेते हैं इसका एरिया ये ए है, एरिया ए आया इसका, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना, हम ये जानना चाह रहे हैं। एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको क्या देता है? कोई आपसे पूछ ले कि बताइए एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अंडर का एरिया आपको क्या देगा, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते, देखते क्या देगा। एरिया मतलब सबको पता है इंटीग्रेशन। मैथ्स में एरिया आप तभी निकालते हैं जब आप फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो मेरे हिसाब से आप इसको ए इंटू डी एस लिखेंगे, है ना। यही चीज़ आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एरिया निकालने का मतलब यही फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन को इस एस वाले डी एस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेशन को लिखना चाहो तो एक्सेलरेशन को हम v इंटू डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं। 75 बार ये चीज़ हम लोग लिख चुके हैं अभी तक। तो अगर हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा v इंटू डी वी बाई डी एस, और एक डी एस तो यहाँ पर पहले से है, तो ये डी एस और ये डी एस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन v इंटू डी वी, ठीक है। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो, तो मान लो हम यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v1 पुट कर दें, यहाँ वेलोसिटी v2, क्योंकि वेरिएबल लिमिट किसका पुट होगा, v का। तो मान लेते हैं इसका लोअर लिमिट v1 है और अपर लिमिट v2 है, तो ये चीज़ बाबू आपको होगा v² बाई 2 v1 से लेकर v2 तक। तो ये चीज़ क्या होगा, देखो, दिस विल बी 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर, है ना। आपका जो एरिया अंडर एरिया वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रहा है, वो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है। ये एक्सप्रेशन कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? ऐसा एक्सप्रेशन तुमने कभी साइंस में पढ़ा है अभी तक, अपने 9th क्लास में, 10th क्लास में, कहीं पे भी पढ़ा है क्या? कमेंट करो थोड़ा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बाबू देखो, आपने एक टर्म पढ़ा होगा जिसको आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालें, इस मास को इधर भेज दोगे तो ये v² बाई 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा कि ये v² बाई 2 ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली v2² माइनस v2² बाई 2 माइनस v1² बाई 2 है। तो हम इस पर्टिकुलर चीज को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो, बस इसमें मास ही तो नहीं है, अगर m मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यहाँ m मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन m तो है नहीं, तो पर यूनिट मास लिखते हैं। जैसे आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी
पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है ना। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो कि एरिया अंडर ए इंटू डी एस जो है वो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास देता है ना। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेंस वगैरह में, है ना। मेंस वगैरह में आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे या नीट के पेपर में पूछ लेंगे कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको क्या देता है, तो वो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास देता है। अब इस चीज़ को यूज़ करके आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हो और इजीली बना सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 8 मीटर्स ले ले, ये वैल्यू हम आपको कुछ 10 दे दे, और क्वेश्चन में हम आपको बोले कि s इज इक्वल टू 0 पर इस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड थी, तो s इज इक्वल टू 8 मीटर पर आपको इस बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ना। यहाँ पे आपकी वैल्यू s इज इक्वल टू 0 की है, तो क्वेश्चन में दिया है कि s इज इक्वल टू 0 मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, मतलब जब इनिशियली जब आपका बॉडी चलना चालू किया था उस समय बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। ये क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो आपको बताना है इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 8 मीटर्स है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0 है और ये 8 है ना। ये 0 है और ये 8 है। अगर हम ये पूरा एरिया कैलकुलेट करें तो ये एरिया कितना आएगा यहाँ पे, दिस एरिया विल बी इक्वल टू 1/2, बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 10, तो 5, ये आ गया 40। एरिया जो है ये टोटल एरिया 40 आ गया। ये जो टोटल एरिया है ये किस चीज़ के बराबर होगा, इस 40 को आप लिख सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। दे 40 लिखा जाएगा v2 स्क्वायर/2 माइनस v1 स्क्वायर/2, है ना। अब ये v2 v1 कौन सा होगा, आपने एरिया कहाँ से कहाँ तक का लिया है, s इज इक्वल टू 0 से लेकर s इज इक्वल टू 8 तक का पूरा एरिया लिया है, तो ये वाला आपका फाइनल हो गया जिसको आप v2 बोल सकते हैं, और ये आपका इनिशियल हो गया जिसको आप v1 बोल सकते हैं। अरे जहाँ से जहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करोगे ना, आपने 0 से लेके 8 एकदम पूरा बड़े पूरे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया तो आपको ये फाइनल ये इनिशियल हो गया, तो यहाँ पुट कर दो। तो 40 इज इक्वल टू v2 तो नहीं पता बाबू, v2 स्क्वायर/2 तो निकालना है, लेकिन v1 तो पता है, s इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 42 इक्वल टू v2 स्क्वायर/2, तो v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 84, तो v2 विल बी रूट अंडर 84 मीटर पर सेकंड। जो भी है ये आपका आंसर हो सकता है। बोलो चमका या नहीं चमका, बोलो चमका या नहीं चमका, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हो ना। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चीज़ है, आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना पता है, आप पहले इसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, फिर उस इक्वेशन को यूज़ करके आप वेलोसिटी निकालते हैं, फिर इंटीग्रेट या इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ता, तो आंसर आता, थोड़ा लेंदी होता। लेकिन ये कैलकुलेशन करने में कितना ही समय लगेगा, मुश्किल से 1 से 2 लाइन में आप 10 सेकंड 15 सेकंड में कर लोगे। तो इसीलिए आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। तो आपके क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये मोटिव नहीं होता कि क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन को कम समय में बना पाए तो आप दूसरे क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के होंगे या जिनमें आपको थोड़ी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी या कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, आप उनको समय दे पाएंगे, है ना। इसीलिए आपकी तैयारी हर एस्पेक्ट से अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अ, मान लेते बाबू कि चलो कुछ कुछ ऐसा ग्राफ दिया है, ठीक है। ये वही आपका एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा कुछ दे देते हैं ग्राफ। मान लो ये 6 मीटर है, ये 12 मीटर है, यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लो 10, ये ले लो 15, ऐसा कुछ, ठीक है। ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। और क्वेश्चन में तुमको एक दे कि एट s इज इक्वल टू 0
एस इज इक्वल टू ज़ीरो, वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड वेलोसिटी एट एस इज इक्वल टू 6 मीटर एंड वेलोसिटी एट एस इज इक्वल टू 12 मीटर। ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। चलो थोड़ा ट्राई मारो तो बाबू, ट्राई मारो ट्राई मारो। है ना, सेम कॉन्सेप्ट है ना। ग्राफ जो है बाबू, वो ग्राफ जो है वो आपका एरिया वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है, और चीज़ें आपसे वेलोसिटी की पूछी जा रही है। तो अगर आप एरिया लोगे तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको देखो, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसे करोगे। देखो ना, देखो ना। हवा कुछ हाले हाले, फिजा सा कुछ बोले। चलो कैसे करेंगे बताओ। वेलोसिटी एट एस इज इक्वल टू 6। वेलोसिटी एट, है ना, वेलोसिटी एट एस इज इक्वल टू 6 निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पहले इतने पार्ट का एरिया ले लेते हैं। तो ये आपको एक ट्रेपेजियम दिखेगा, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 10 और ये 15, 10 + 15, और हाइट है 6, तो ये कट जाएगा 3, तो 25 और 3 75, तो ये एरिया 75 आया। अब ये जो 75 है, ये किसके बराबर होगा, ये हम लिख सकते हैं v²/2 माइनस v1²/2 के बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। है ना, अब यहाँ पर कौन कौन होगा v1, तो आपने एरिया ये पूरा लिया है, तो ये वाला आपने एरिया लिया है s इज इक्वल टू 0 से लेकर s इज इक्वल टू 6 तक का, तो ये v1 है, ये v2 है। दैट मीन्स 75 विल बी इक्वल टू v2²/2। s इक्वल टू 0 पर क्वेश्चन पे वेलोसिटी आपको 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 डिवाइडेड बाई ये 12.5 आ जाएगा। ये इधर करोगे तो 87.5 विल बी इक्वल टू v2²/2। ये 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू ये, 175, 175 इक्वल टू v2², तो v2 विल बी इक्वल टू √175 मीटर पर सेकेंड, है ना। या आप बोल सकते हो वेलोसिटी एस इक्वल टू 6 इज √175 मीटर पर सेकेंड। आंसर। अरे बोलो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 14 का 196, तो 13 और 14 के बीच में कुछ आएगा वो दिख। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब तुमको कहाँ निकालना है, 12 पर निकालना है। तो तुम या तो तुम पूरा एरिया ले लो, पूरा एरिया ले लोगे तो ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, या तुम इस रेक्टेंगल के एरिया से भी निकाल सकते हो। तो 6 से 12 तक का एरिया ले रहे हो तो ये v1 और ये v2 हो जाएगा, तो तुम कुछ भी ले सकते हो। चलो यही ले लिया जाए, टोटल एरिया ले लिया जाए, तो इस रेक्टेंगल का एरिया तो आराम से निकाल लोगे, ये 6 है और ये 15 है, तो ये एरिया हो जाएगा 90। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल एरिया की बात करें, तो ये 90 है और पहले 75 आया, तो ये 165 आया। अब ये 165 विल बी इक्वल टू v2²/2 माइनस v1²/2। आपने एरिया कहाँ से कहाँ तक का लिया है, पूरा एरिया लिया है, तो s इक्वल टू 0 से s इक्वल टू 12 का लिया है, तो ये v2 हो गया, ये v1 हो गया। इसकी वेलोसिटी तो 5 दी ही गई है, तो 165 विल बी इक्वल टू v2²/2 माइनस ये फिर 12.5 आएगा, ये इधर आज जो जोड़ दो कितना हो जाएगा,
177.5 विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 170, 170, 340, 355। तो V2 की वैल्यू हो जाएगी √355 मीटर पर सेकेंड, या वेलोसिटी एट s इज इक्वल टू 12 विल बी √355 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर, है ना। मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें बहुत इजी हैं। अगर आप अच्छे एनालॉजी से पढ़ोगे तो आप क्वेश्चंस को जल्दी भी बना सकते हो, नहीं तो आपको इसका इक्वेशन लिखना पड़ता है, इसी स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना पड़ता, फिर जाके आप कहीं ना कहीं निकाल पाते। बोलो क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? कमेंट करो जल्दी अगर है तो। इजी है। और एक में अच्छा टाइप का प्रॉब्लम करते हैं इसमें। अच्छा क्या है, ये भी आसानी है, बच्चे देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, और कोई बात है नहीं। इस तरीके का बाबू आपको कुछ दिया है, एक्सेलरेशन इज गिवन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है ये मीटर्स में दिया है। जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है, ऐसे, है ना, इस तरीके का ग्राफ है। ये जो चीज़ें यहाँ पे मैंने बनाई है ये सब एक सेमी सर्कल है। इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r/2 है, इसका रेडियस r/4 है, इसका रेडियस r/8 है, और सो ऑन करते करते ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो ऑन ऐसे करते करते, मतलब हर बार जो सर्कल है उसका रेडियस आधा होता जा रहा है, और ऐसे करते करते आप इन्फिनिटी तक चले गए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी एट s इज इक्वल टू 0, v0 है, तो वेलोसिटी एज एट s टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना होगा, है ना। जब s की वैल्यू 0 है यहाँ पर इनिशियली, तो इसकी वेलोसिटी कुछ v0 है, तो आपकी s टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। कॉन्सेप्ट वही है, आपको टोटल एरिया लेना होगा, वो एरिया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास होगा। ठीक है, थोड़ा ट्राई करो इसको, देखो कैसे करोगे। आराम से बाबू, हड़बड़ाना नहीं है ना, चीज़ों को सीखने पे समय दो, लेकिन सीखो ऐसा कि फिर आपको उसमें कोई डाउट ना रहे। प्रैक्टिस इतना करो, मेहनत इतना करो कि आपके धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स, डाउट्स जो हैं, जो टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, सब धीरे धीरे अच्छे से क्लियर होता रहे। फिर तो बस एक ही चीज़ बच जाएगा कि आप कितना अच्छे से उसको रिवाइज करते हैं। मेरा हमेशा एम्फेसिस बाबू, जब भी हम कोई मेंटरशिप सेशन देते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना जिन्होंने पर्सनल मेंटरशिप भी लिया है, तो हम हमेशा उनको एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, अच्छा एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप एक बार कोई भी चैप्टर कितने अच्छे से पढ़ लो, है ना। आप काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़े, वेब क्लास 11th में काइनेमेटिक्स आपको बहुत अच्छी हो गई, आपने बहुत क्वेश्चंस बनाए, सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, लेकिन आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल आपने काइनेमेटिक्स को पढ़ा ही नहीं, तो क्या आपकी काइनेमेटिक्स के सवाल बनेंगे एग्जाम में? नहीं बनेंगे। इसीलिए रिवीजन इज द की टू सक्सेस। कैसे करेंगे बाबू, आओ देखो तो थोड़ा। देखो, आपको s इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी दिया है ना। हम यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम यही लिखेंगे कि टोटल एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वो v इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस v एट s इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, है ना। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया ले लें तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ हमको ये चीज़ तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, और ये चीज़ हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन ये तो तभी निकलेगा जब टोटल एरिया निकलेगा। इसका मतलब ये जितने भी सर्कल्स यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक बन रहे हैं, सेमी सर्कल्स, उन सब की आपको क्या कैलकुलेट करनी है? एरिया। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया हो जाएगा πr² बाई 2। इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr² बाई 4। इसका कितना हो जाएगा? πr² बाई 16। इसका कितना हो जाएगा? πr² बाई 64। इस तरीके से आप ऐड करते जाएंगे। तो अगर आप टोटल एरिया कैलकुलेट करोगे
तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 64 सो ऑन, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। आप इसमें से पाई आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये 1 प्लस, सही है ना यार, आर बाई 2 का होल, अरे सेमी सर्कल है ना, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये हो जाएगा बाबू आपका पाई आर स्क्वायर बाई 8, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 32, और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई आर बाई 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 64, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 128, ऐसा कुछ होगा। सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो आपका टोटल एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 32 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 128, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसमें पाई आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लोगे तो ये 1 प्लस 1/4 बचेगा, ये 1/16 बचेगा, ये 1/64 बचेगा, सो ऑन, इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी जाएगा। इस तरीके के चीज़ को बोलते हैं बाबू, है ना, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाते जाए कितने लिखते जाओगे, वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो ये इनफाइनाइट, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। आपने बचपन में या क्लास 10th में थोड़ा बहुत आपने एपी के बारे में पढ़ा होगा, आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता था, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता था, तो उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता था कि किसी भी दो लगातार डिजिट्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता था, है ना, डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहता था, जिसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते थे। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो आप किसी भी दो लगातार नंबर का रेशियो लो, है ना, रेशियो लो, जैसे हम आगे वाले नंबर का पीछे वाले नंबर से रेशियो ले, तो 1/4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो 1/4 आएगा। फिर इन दोनों को अगर लेते हो तो आगे वाला नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर दो तो फिर रेशियो 1/4 आएगा। इन दोनों को लेते हो तो आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर दो तो फिर 1/4 आएगा। इसका मतलब इस बार रेशियो जो है वो सेम आ रहा है ना, तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, और इस तरीके के सीरीज को बोला जाता है जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो बच्चे मैथ्स पढ़े होंगे उनको ये आइडिया होगा, लेकिन कोई बच्चे अगर अभी 11th में है वो सीक्वेंस सीरीज ये सब नहीं पढ़े तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं, है ना। यहाँ कॉमन रेशियो सेम है, किसी भी दो लगातार डिजिट्स का आप रेशियो लो, आगे वाले डिजिट को पीछे वाले डिजिट से डिवाइड करोगे तो रेशियो आपका हमेशा सेम आएगा, तो इस चीज़ को आप बोलते हो कॉमन रेशियो। अरे बोलो ना, ठीक है। तो इस तरीके के जीपी का, अब ये तो इनफाइनाइट जीपी है ना, ये आपका इनफाइनाइट सीरीज जीपी है, तो इसका टोटल सम होता है a/1 - r, ये फॉर्मूला है, आप हमेशा याद रखेंगे। फिजिक्स के प्रॉब्लम में जीपी अक्सर आता रहता है ना, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी इस तरीके से लिखा जाता है, जहाँ a आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और r जो है वो आपका होता है कॉमन रेशियो। तो चलो निकालो इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज का सम। ये हो गया, पहला सीरीज 1 है, पहला एलिमेंट 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/4, ये 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। 4/3 मतलब इस पूरे चीज़ का जो इन्फिनिटी तक सम है वो सम आ गया 4/3। तो आपका टोटल एरिया निकल गया, आपको यही तो निकालना था। टोटल एरिया अगर आप बात करो तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 से ये 2 कट जाएगा, दिस विल बी 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3, है ना। मतलब ये जितने भी सेमी सर्कल्स अप टू इन्फिनिटी हैं इन सब का एरिया अगर आप ऐड करोगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3 आएगा। बोलो कोई दिक्कत, अब तुम लगा दो अपना वो कॉन्सेप्ट, यही चीज़ तो आपको चाहिए था, है ना। टोटल एरिया आपने निकाल लिया, कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इन्फिनिटी का स्क्वायर बाई 2,
और वेलोसिटी एट एस इक्वल टू 0 तो क्वेश्चन में दिया है, दिस इज वी नॉट स्क्वायर बाई टू। तो इसको यहाँ पे कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई r² बाई 3 प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वी इन्फिनिटी का स्क्वायर बाई, ये 2 इधर आ जाएगा, तो वी इन्फिनिटी का स्क्वायर विल बी 4 पाई r² बाई 3 प्लस वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वी इन्फिनिटी की वैल्यू √4 पाई r² बाई 3 प्लस वी नॉट स्क्वायर, जो भी है ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इम्पॉर्टेंट है, अच्छा प्रॉब्लम है। बाकी देखो इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। बस इसमें थोड़ा सा क्या है कि एरिया जो है वो सिंपल ट्रायंगल रेक्टेंगल ये सब ना दे करके एक इनफाइनाइट सीरीज जैसा एरिया आ रहा है, मतलब आपको बहुत सारे सेमी सर्कल्स को ऐड करके निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जनरली बहुत आती है ना। फिजिक्स में जीपी के प्रॉब्लम्स काफ़ी आते हैं, इवन जेई एडवांस वगैरह में भी मैंने देखा है काइनेमेटिक्स से ही क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें जीपी वगैरह का अच्छा खासा यूज़ है। और जीपी होता बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर आप एपी समझते थे 10th में तो आप जीपी भी समझ सकते हैं 11th में, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ये, है ना। जिस तरीके से एपी में डिफरेंस सेम रहता था उसी तरीके से यहाँ रेशियो सेम रहता है, वहाँ उसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते थे, यहाँ हम इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। बस ये एक फॉर्मूला है जो हमेशा याद रखना, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला है इनफाइनाइट सीरीज जीपी का, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना कि कभी भी ऐसे इनफाइनाइट सीरीज जीपी का सम निकालना हो तो a/1 - r कर देंगे, जहाँ a आपका फर्स्ट टर्म है और r आपका कॉमन रेशियो है। क्लियर है क्या? देख लो एक बार अच्छे से देख लो। देख लो अच्छे से देख लो। ठीक है, आओ चलो एक एक हम देते हैं सेम टाइप का प्रॉब्लम, इसको ट्राई करो थोड़ा। हम्म, वही आपका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में, डिस्प्लेसमेंट को एक्स एस किसी से भी लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑन इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। पिछले बार सेमी सर्कल्स दे रहे थे, इस बार ट्रायंगल है, ठीक है। हर एक ट्रायंगल का ये जो हाइट है और ये जो बेस है ये चेंज करता जा रहा है। इसके हाइट को h बोलोगे, इसके बेस को मान लो x0 बोलते हो, ठीक है। तो ये हाइट फिर h/2 हो गया, ये हो गया x0/2, ये हो गया h/4, तो ये हो गया x0/4, ये हो गया h/8, तो ये भी हो गया x0/8, है ना। हर बार हाइट आधा होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है, और बेस का जो लेंथ है ये भी हाफ होता जा रहा है, ठीक है। तो फिर आप ऐसा ही ले लो, मान लो हम दे दें कि वेलोसिटी एट s इज इक्वल टू, अच्छा x है ना यहाँ पे, तो वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 0 को हम v0 मान लें, तो हमको वेलोसिटी एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी चाहिए। चलो इसको एकदम सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, द ओनली डिफरेंस इज कि पिछले बार हम यहाँ सेमी सर्कल्स दिए थे, इस बार हम यहाँ ट्रायंगल दे रहे हैं, और कोई इस क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है। सबसे बनना चाहिए, फटाफट ट्राई करो और आंसर निकालो।
हेलो हेलो, क्लियर है? माइक टेस्टिंग। बनाओ, जल्दी बनाओ बाबू। चलो, कैसे निकालोगे बेसिकली? अगर हमको टोटल एरिया मिल जाए, है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया निकाल लें तो वो हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास देगा। मतलब वो v इन्फिनिटी का स्क्वायर बाई टू माइनस v एट x इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट तो टोटल एरिया निकालना है। अब टोटल एरिया निकालने के लिए चलो जोड़ो, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस h इंटू एक्स नॉट बाई टू। इसके आगे का एरिया क्या आएगा? h/2 इंटू एक्स नॉट बाई टू, ये हो जाएगा h इंटू एक्स नॉट बाई एट। एक्स नॉट बाई एट, फिर ये हो जाएगा 4 4 16 2, तो h इंटू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 32 प्लस h इंटू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 128, सो ऑन, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप h इंटू एक्स नॉट बाई टू कॉमन ले सकते हो, तो ये फिर 1+1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, ये तो सेम ही आ रहा है, सेम सीरीज आ गया देखो पिछले बार की तरह। तो इस पूरे सीरीज का a इक्वल टू 1 है और जो कॉमन रेशियो है वो 1/4 आएगा। ये भी आपका जीपी ही है, सेम सेम पिछले बार वाला ही सीरीज आया है। 1+1/4 डेटा ही ऐसा दिया है। ठीक है, तो आप इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज जीपी का सम SN/A/1 माइनस आर से निकाल सकते हो। तो ए कितना है? 1 1 - 1/4 कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 3/4। तो आपका जो टोटल एरिया है वो बाबू हो जाएगा 3/4 इंटू एच इंटू एक्स नॉट बाई टू, तो ये हो जाएगा 3h(x0) डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू एच इंटू एक्स नॉट बाई एट, दिस विल बी इक्वल टू वी इन्फिनिटी बाई टू, और वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 0 तो वी नॉट दिया ही है, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई टू। तो इसी चीज़ को तुम यहाँ पे लेकर आ सकते हो, ये 3 इंटू एच इंटू एक्स नॉट बाई एट प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये इधर भेज दोगे, टू इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3h(x0/4) प्लस वी नॉट स्क्वायर रूट इक्वल टू वी इन्फिनिटी। आंसर। अरे बोलो, क्लियर है क्या? है ना, इस टाइप का प्रॉब्लम भी अगर आ जाए तो आपको डरना नहीं है, चीज़ें वही हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, उसी तरीके से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में। कोई डाउट है क्या किसी को बाबू अभी तक? है ना, एक बार देख लो अच्छे से, आपको लग कुछ तो नहीं किया है, जो काम पिछले बार किए थे वही काम इस बार किए हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि पिछले बार सेमी सर्कल्स था, उनका एरिया लिया था, इस बार ट्रायंगल्स है तो उनका एरिया ले रहे हैं। चलो, ठीक है, तो आप ये भी चीज़ समझ गए, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास देगा। ठीक है, तो ये तो बातें क्लियर हो गई। चलो, कुछ और एक दो ग्राफ ही कर रहे हैं तो ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। एक ये क्वेश्चन देखो, ये बाबू आपका ग्राउंड है,
इस ग्राउंड पर एक बॉल एक बॉल को बाबू h हाइट से नीचे गिराया गया, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप का मतलब होता है यहाँ u की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब ऐसे छोड़ा जा रहा है, फेंका नहीं जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। मान लो कि ये किसी h हाइट पर था, एक बॉल को आपने h हाइट से ऐसे गिराया, वो गया ज़मीन पर टकरा के, और टकरा के h/2 हाइट तक ही ऊपर उठा, ठीक है। एक बॉल है, इसको आपने ऐसे ऊपर से गिराया, तो ये ज़मीन पर गिरा, ज़मीन पर गिरने के बाद ये ऊपर उठा, कितना हाइट तक उठा, h/2 हाइट तक ही उठा, है ना। तो आपको इसका एक वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाना है, या वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है, ठीक है। ट्राई करो, सोचो कैसे बनाओगे। इस मोशन का, यहाँ से बॉल को छोड़ा गया, नीचे गया, नीचे से इसके आधे हाइट तक ही उठा, बस इतने, उसके बाद के मोशन का एनालिसिस नहीं करना, बस इतने ही मोशन का, एक बार इसके नीचे गिरना और गिर के वापस आधा हाइट उठना, सिर्फ इतने मोशन का आपको वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है। सोचो कैसे बनाओगे। आओ देखो कैसे करोगे। पहले आप, है ना, थोड़ा सोचो। ये x है और ये वेलोसिटी है। इनिशियली आपका बॉल यहाँ पर है, तो जब बॉल यहाँ पर है तो उसका ग्राउंड से हाइट h है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है h, या पोजीशन क्या है h। लेकिन उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो। तो वेलोसिटी ज़ीरो है और डिस्प्लेसमेंट h है, तो मेरे हिसाब से वो पॉइंट तो कहीं यहाँ दिखाना चाहिए। इसको आप x इज इक्वल टू h बोल सकते हैं, और x एक्सिस पर y की पूरी वैल्यू ज़ीरो होती है, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या है, ज़ीरो। अब ये बॉल जैसे जैसे ऊपर से नीचे गिरेगा, है ना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे गिरेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और ऊपर से नीचे गिरता जाएगा तो इसका हाइट जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, या इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x है वो डिक्रीज करता जाएगा। कॉमन सेंस है, ऊपर से नीचे गिरेगा तो हाइट कम होता जाएगा और वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो यानी कि इसके बाद ये ग्राफ h कम होगा और वेलोसिटी इधर होगा। तो अब जो चीज़ है, यानी ऐसे भागेगा, या तो ऐसे भाग सकता है या किसी कर्व के थ्रू भाग सकता है। अब तो आपको पता लगाना पड़ेगा ना कि किस तरीके से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से, मतलब किस तरीके से आपको चेंज करेगी, लीनियरली चेंज करेगी या कर्व के थ्रू करेगी। तो बाबू ध्यान से देखो, v² इक्वल टू u²
प्लस 2ax निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ हमको वेलोसिटी और x के बीच में चाहिए, तो ऐसा इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा जहाँ वेलोसिटी और x है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए भी यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि सारा चीज़ में एक्सेलरेशन तो सिर्फ ग्रेविटी ही लगेगा, 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या है, कांस्टेंट। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है बाबू, 0 हो गई, तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू, ये क्या हो गया आपका ए, इसको 10 ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कुछ 20x जैसा कुछ आ रहा है। तो तुम हमको बताओ कि वेलोसिटी और x में लीनियर इक्वेशन आ रहा है क्या? यहाँ का मैक्सिमम पावर 1 है लेकिन यहाँ का मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब नॉट अ लीनियर इक्वेशन, नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो ये जो ग्राफ आपने यहाँ पर बनाया है ये ऐसा नहीं बनेगा, है ना। मतलब वेलोसिटी जो है वो एच के घटने बढ़ेगा तो वो कुछ कर्व से बढ़ेगा, तो इस तरीके का माना जा सकता है, कोई कर्व माना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, जैसे ही जमीन पर गिरेगा तो इसका एच जीरो हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो पूरे वाई एक्सिस पर एक्स तो जीरो ही होता है, लेकिन गिरेगा तो किसी वेलोसिटी से गिरेगा, तो वो वेलोसिटी यहाँ पर है। अब इसके बाद का मोशन कैसा है, थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद ये बॉल ऊपर उठेगा, अभी ये ऊपर से नीचे आ रहा था, अब ये नीचे से ऊपर उठेगा। तो आप वेक्टर के दुनिया में हो तो आप किसी एक ही डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, याद करो आप पूरा वन डायमेंशनल मोशन में इसी तरीके से करते थे। तो मान लेते कि पहले मैंने ऊपर से नीचे वाले वेलोसिटी को देखो प्लस में दिखाया है, तो ये वाला डायरेक्शन जो है वो मेरा पॉजिटिव है। तो जैसे ही ये बॉल ऊपर जाने लगेगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव बताया जाएगा, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के वेक्टर्स को पॉजिटिव माना है, तो ऊपर वाले डायरेक्शन के सारे वेक्टर्स क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखो जैसे ही बॉल जमीन पर गिरा तुरंत उठा, तो तुरंत ऊपर उठ गया, तो किसी वेलोसिटी से उठा होगा, और वो वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है तो नेगेटिव है। इसका मतलब ये ग्राफ सीधा यहाँ से जंप करके कहीं यहाँ आ जाएगा, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी पूरे वाई एक्सिस पर एक्स तो जीरो ही है, लेकिन इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कुछ नेगेटिव है। समझने की कोशिश करो, देखो बॉल जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा था इसका वेलोसिटी पॉजिटिव था, यहाँ आया टकराया, टकराने के बाद जैसे ही ऊपर उठा तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे थे, तो ऊपर उठ गया तो वेलोसिटी ऊपर है तो उसको नेगेटिव बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता जाएगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, h/2 तक, तो यहाँ से ही कुछ इसके आधा तक जाएगा, ये हो जाएगा x=h/2। फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर इक्वेशन लिखोगे तो इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा, मैक्सिमम पावर 2 है तो वो लीनियर नहीं होगा। तो ये आपका इसका वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। इस तरीके से बाबू अगर आपको कभी भी कोई मोशन दे दे तो सोच सोच के अच्छे से ग्राफ बनाना है ना। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जो ग्राफ्स जिनके बीच में बना रहे हो वो वेक्टर्स हैं, और वेक्टर के दुनिया में आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करना ही होगा, है ना। तो जैसे मैंने बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रहा था मैंने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो जब ये टकरा कर ऊपर जाने लगा तो उस डायरेक्शन के वेक्टर्स नेगेटिव हो गए, इसलिए वेलोसिटी इधर पॉजिटिव दिखाया है तो इधर नेगेटिव हो गया, इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव अचानक से जंप किया, आया टकराया पलट गया ऊपर गया, तो उस छोटे दम मोमेंटली उसी सेकेंड्स पे वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव से सीधर किधर जंप कर गया, नेगेटिव। क्लियर है क्या बाबू? हाँ, अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ है। यार बाबू याद नहीं रहता यार हमको, लेकिन इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया है ना। इतने साल से पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन शुरू शुरू में तो पता है क्या होता था कि पूरा बुक लेके जाते थे, इस बुक से क्वेश्चन कराना है, उस बुक से क्वेश्चन कराना है, बुक्स अभी भी टेबल वगैरह पे रखे हुए रहते हैं, लेकिन अब क्या है, अब पढ़ाते पढ़ाते आइडिया हो गया, आदत हो गया है कि हाँ ये सब क्वेश्चंस अच्छे लेवल के कराने हैं, तो मोर और द लेस चीज़ें याद रह जाती हैं कि कौन से क्वेश्चंस कराए हैं, कौन से नहीं कराए हैं, कौन से कराने हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, ये सब चीज़ें। बोलो बाबू, क्लियर है क्या? चलो आओ कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं बाबू कि इस तरीके का कुछ आपको, थोड़ा देखना तो, इस
तरीके का आपको कुछ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। क्या दिया है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। तो आप हमको बताइए कि इसका एटी ग्राफ आप कैसे बनाएंगे और इसका एसटी ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ टाइम दे देते हैं ताकि आपको कुछ रेफरेंस लेने में इजी रहे। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ये t1 है, ये t2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये सब तो आसान है। एक्स एक्सिस पे टाइम आया, जीवन बहुत आसान है बाबू। ठीक है, देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और आपको एक्सेलरेशन चाहिए। बच्चा बच्चा जानता है कि अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो dy बाई डी एक्स लिखोगे, जो कि dv बाई dt हो जाएगा और जो कि एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। सिंपल है, जब भी एक्स एक्सिस पे टाइम हो तो आपका स्लोप और एरिया से ही काम निकल जाता है। ठीक है, तो तुम हमको बताओ इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा। इस ऐसे वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होगा वो छोड़ो, आपको वैल्यू तो दिए नहीं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इतना तो फिक्स हो गया है ना। हम यहाँ पे इसको t1 टाइम और इसको t2 टाइम बोलते हैं। तो 0 से t1 टाइम तक कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होगी। अब t1 से t2 टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। t1 से t2 टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है एक्सेलरेशन का जीरो होना। वैसे भी ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? जीरो। तो आपका ग्राफ जो है वो यहाँ बनेगा। तो t1 से t2 पॉजिटिव है, सॉरी 0 से t1 पॉजिटिव हुआ और t1 से t2 क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अरे एक्सेलरेशन तो बाबू आता ही तब है जब वेलोसिटी चेंज करता है। वेलोसिटी के कांस्टेंट होते ही एक्सेलरेशन जीरो हो गया। मेरे हिसाब से 80 ग्राफ तो काफ़ी सिंपल था, आप आराम से बना सकते थे। ठीक है, चलो इसी तरीके से अब हमको सोचना है t1 है, t2 है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बारे में। अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन वेलोसिटी टाइम का दिया है और आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट टाइम निकालना चाह रहे हो, तो आगे जाओगे कि पीछे जाओगे? वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पीछे जाएंगे। मतलब आप इन चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इन चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे या एरिया निकालेंगे तो आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब तुम खुद सोचो। देखो तुम इसको ऐसे सोच लो कि जो भी ग्राफ तुम यहाँ पर बनाओगे, है ना, जो भी ग्राफ तुम यहाँ पर बनाओगे उसका जो स्लोप होगा वो ऐसा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी टाइम है ना। तो तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनाओगे जिसका स्लोप इस तरीके का होगा, है ना। तो तुम 0 से t1 के बारे में सोचो। तो 0 से t1 के बीच में यहाँ पर तुम कैसा ग्राफ प्लॉट करोगे जिसका स्लोप इस तरीके का होगा। इस तरीके का बोलने का मतलब है कि 0 से t1 टाइम तक आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ पर आपको ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसका स्लोप समय के साथ इंक्रीज करेगा। और स्लोप अगर समय के साथ इंक्रीज या डिक्रीज की बात हो रही है, इसका मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है और कर्व का ही स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज करता है। यहाँ से यहाँ तक साफ साफ वेलोसिटी इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो ग्राफ बनाया जाएगा उसका स्लोप समय के साथ इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज या डिक्रीज वाली बात जब भी आएगी तो ग्राफ हमेशा कर्व बनेगा। अब आपके पास बात आता है कि कर्व ऐसा बनेगा। बताओ 1 वाला सही है या 2 वाला सही है? ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाई हैं, है ना।
बताओ, ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा? तो इसको तो हम आपको बताए थे कि आप यहाँ पर क्या करो, 3 पॉइंट ले लो और टैंजेंट ड्रॉ करो। इस तरीके में देखोगे कि टैंजेंट आपका हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है तो स्लोप डिक्रीज करता जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, 3 पॉइंट लोगे तो ऐसे ऐसे, सॉरी, ऐसे 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 आपका स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है। और वेलोसिटी, इसका स्लोप ही तो वेलोसिटी देगा और वो इंक्रीज कर रहा है। तो 1 वाला गलत है, 2 वाला सही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, 0 से T1 तक ऐसा हो, ये होगा कर्व। ठीक है, देखो हम तुमको एक बात और सिखा देते हैं बाबू, थोड़ा देखना ध्यान से, ठीक है? देखो जब मैथ्स देखो, अगर आपके पास कोई फंक्शन एक्स क्यूब है, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करो, d2y/dx² करो तो ये 6x हो जाएगा। एक बार मान लो बाबू और डिफरेंशिएट कर दिए तो ये 6 हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो आप जैसे जैसे डिफरेंशिएट करते जा रहे हो आपके वेरिएबल का पावर एक एक कम होता जा रहा है। वेरिएबल का पावर डिक्रीज करते जाता है अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो। जितने बार डिफरेंशिएट करोगे उतना कम होगा। 3 से 2 हो गया, एक बार डिफरेंशिएट करने से। 2 से 1 हो गया, दो बार डिफरेंशिएट करने से। 1 से 0 हो गया, 3 बार डिफरेंशिएट करने से। अरे बोलो ना। चलो, उसी तरीके से अगर इंटीग्रेट करोगे तो उल्टा चलोगे। 6 का इंटीग्रेशन करोगे तो 6x आएगा। 6x का इंटीग्रेशन करोगे तो 3x² आएगा। 3x² का इंटीग्रेशन करोगे तो x³ आएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो बाबू वैसे भी हमेशा अपोजिट ही होते हैं। नीचे डिफरेंशिएट है तो ऊपर इंटीग्रेट है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो वेरिएबल का जो पावर है वो इंक्रीज करता है। अब इस चीज़ को ग्राफ के रेस्पेक्ट में कैसे सोच सकते हैं? मान लेते हैं कि आपके पास क्यूबिक ग्राफ है और उसका dy/dx लेने का मतलब है आप इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे। तो स्लोप निकालोगे तो जो ग्राफ बनेगा वो x² मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है पैराबोला। ठीक है, मान लीजिए कि आपने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया और फिर आप उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। तो उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे मतलब इस चीज को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ गया 6x मतलब लीनियर। मतलब इसका जो ये जो ग्राफ बना है उसका स्लोप अगर लेंगे, मतलब उसका अगले स्लोप का ग्राफ बनाएंगे तो वो लीनियर बनेगा। फिर मान लीजिए आपने ये वाला ग्राफ भी प्लॉट कर लिया, अब आपको इसका स्लोप चाहिए तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया गया तो देखा कि कांस्टेंट आ गया। मतलब इस वाले ग्राफ का जब स्लोप का ग्राफ बनाया जाएगा तो वो y=कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से उल्टा चल रहे हैं, ठीक है? उल्टा चल रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन था, समझो मेरी बात को। यहाँ ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन था, आप इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि वेलोसिटी टाइम से आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना है, ठीक है? इतना तो क्लियर है। तो यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। अब ये खुद यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मतलब लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पर है। और इंटीग्रेट करेंगे मतलब ऊपर जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन से कैसे में चले जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चले जाएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चले जाएंगे तो ग्राफ तो कर्व ही बनेगा, है ना? तो यानी ये जो ग्राफ आप बना रहे हैं बेसिकली ये एक पैराबोला है। चलो अब आगे करते हैं, दोनों तरीके से सोच सकते हैं। अब आगे चलो, T1 से T2 में वेलोसिटी कांस्टेंट है। T1 से T2 में वेलोसिटी जो है वो आपका कांस्टेंट है। अब T1 से T2 कांस्टेंट है, अब इसका एरिया मतलब वेलोसिटी टाइम का एरिया जो है वो ये देगा। तो अगर आप कांस्टेंट हैं, आप एरिया या इंटीग्रेट करेंगे तो वो मिलेगा। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे तो लीनियर मिलेगा। इसका मतलब T1 से T2 वो जो ग्राफ है वो आपका लीनियर होगा। इस तरीके से ऐसे लीनियर होगा, है ना? या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ बनाना होगा जिसका स्लोप कांस्टेंट आए। तो किस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट आता है, स्ट्रेट लाइन का। तो T1 से T2 के बीच में स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। हम ऊपर ही क्यों बनाए? क्योंकि इसका जो स्लोप है, इसका जो वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप ऐसा ही दिखता है। इसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा। इसका स्लोप तो 0 हो जाएगा और इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अरे बोलो बाबू, क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
तो ये आपका इस वेलोसिटी टाइम का मैंने तीनों ग्राफ बना लिया। इस तरीके के बाबू क्या करो ना, हम तुमको बताते हैं, जब हम लोग स्टूडेंट थे तो कैसे सीखते थे, अपने मन से रफ दो तीन ग्राफ बना लिए और बन लग अपने मन से बना रहे। तुम अपने मन से कोई एक ग्राफ बना लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, और उससे बाकी दोनों बनाने की कोशिश करो। है ना, जितने कॉन्सेप्ट तुमको सिखाए हैं उतने कॉन्सेप्ट से सारे के सारे ग्राफ कन्वर्जन्स इस तरीके के तुम बना सकते हो। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। वन डायमेंशनल मोशन तो सबको पता है। ये बाबू मान लो आपका ग्राउंड है। एक बॉल है जिसको आप ऊपर फेंके, है ना, इनिशियली आप बॉल को ऊपर फेंके, किसी वेलोसिटी से फेंके होंगे। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u है। वो बॉल यहाँ तक गया, अपने मैक्सिमम हाइट तक गया, और मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे गिर के यहाँ पर आ गया। इस बॉल के नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से प्रॉपर नीचे वापस आने का हमको तीनों ग्राफ प्लॉट करना है। कौन कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है भाई? सबसे पहले तो एक्सेलरेशन टाइम जो सबसे आसान है, फिर वेलोसिटी टाइम, और फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम। सिंपल, ये इस टाइप का मोशन तो आपने कितना प्रैक्टिस किया है, कितने न्यूमेरिकल्स आपने बनाए हैं। बस इस टाइप के मोशन का आपको ग्राफ प्लॉट करना है कि एक बॉल को ऐसे नीचे से ऊपर फेंका, बॉल ऊपर अपने मैक्सिमम हाइट तक गया और वहां से वापस नीचे गिर गया। इसका नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ये जो टोटल मोशन है, इस मोशन का आपको ग्राफ बनाना है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। फिर एक्स एक्सिस पे देखो टाइम है, जीवन आसान है, सारे कॉन्सेप्ट स्लोप और एरिया के लगेंगे और आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमको 5 मिनट हम आपको दे रहे हैं, इसको बना करके सोचो। सोचो कैसे करोगे।
कैसे करोगे? बहुत आसान है। ये बॉल ऊपर जा रहा है तो आप वेक्टर्स में ग्राफ वेक्टर्स का बना रहे हैं तो आपको किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करना पड़ेगा। हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के सारे वेक्टर्स पॉजिटिव होंगे और नीचे लगने वाले सारे वेक्टर्स क्या होंगे? नेगेटिव। तो आपको ग्राफ बनाना है एक्सेलरेशन का। आपको पता है ये सारा मोशन होता है जी के प्रेजेंस में और जी नीचे लगता है। तो ये पॉजिटिव है तो जी की वैल्यू आपको -10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर लेनी पड़ेगी। बॉल नीचे से ऊपर जा रहा हो तो या ऊपर से नीचे आ रहा हो तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगेगा। आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है तो इस डायरेक्शन के सारे वेक्टर्स नेगेटिव होंगे। तो यानी पूरे मोशन के दौरान जी की वैल्यू को +10 नहीं -10 लिखा जाएगा और वो कांस्टेंट है। अरे बाबू ये पूरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। तभी तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह यूज़ कर पाते थे। इस टाइप के प्रॉब्लम्स का कुछ भी चीज़ निकालने के लिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करते थे। ये बन गया एटी ग्राफ, बन गया सबसे आसान, कुछ था ही नहीं इसमें। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ सोचना है, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनना है। अब ध्यान से सुनो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमको वैसा बनाना पड़ेगा जिसका स्लोप ये है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमको इस तरीके का बनाना पड़ेगा क्योंकि इसी वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है और ये कांस्टेंट है। पहला बात तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इतना बात तो फिक्स हो गया। अगर 80 कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी ग्राफ होगा इसका स्लोप ही आपको ये देगा और इसका कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा बात क्या? अब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाना पड़ेगा जिसकी स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है। मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, ऐसा दिखता है तो स्लोप जीरो होता है, ऐसा दिखता है तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखो तो टाइम t=0 पर आपने u वेलोसिटी से बॉल को फेंका। मान लो 20 मीटर/सेकेंड से आपने बॉल को फेंका तो ये तो ऊपर के डायरेक्शन में है, इसका मतलब आपने ऊपर डायरेक्शन के वेक्टर्स को पॉजिटिव लिया है। तो टाइम t=0 पर u की वैल्यू +20 लिखी जाएगी। तो टाइम t=0 पर इसकी वैल्यू कुछ होगी, मान लेते हैं u की वैल्यू 20 होगी। और इसके बाद जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी घटते चली जाएगी। घटते घटते मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो घटते घटते मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और आपको ग्राफ बनाना है स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। तो घट रहा है, घट तो कर्व से भी सकता था, स्ट्रेट लाइन से भी सकता था, तो स्ट्रेट लाइन से घटेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये ग्राफ वैसा ही बनाना पड़ेगा जिसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 दे। पहले तो -10 दे रहा है मतलब कांस्टेंट है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बना, और नेगेटिव है इसलिए स्ट्रेट लाइन ऐसा बना, है ना? अभी आप आधा जर्नी का ग्राफ बना लिए, यहाँ से आप ऊपर तक पहुँच गए। अब आप ऊपर से वापस नीचे आएंगे, फिर वही बात, आपने इस डायरेक्शन के वेक्टर्स को पॉजिटिव ट्रीट किया है तो मैक्सिमम पहुँचने के बाद जब ये इधर चलेगा तो इसकी जो जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम लोग को नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाले सारे वेक्टर्स पॉजिटिव होंगे क्योंकि ऊपर वाले को हमने प्लस लिया है। ये बात सेम इसी तरीके का है जो हम लोग इस टाइप में किए थे, है ना? इस बार हम नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए थे तो पॉजिटिव बनाए और टकराने के बाद जैसे ही ऊपर हुआ तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया था। सेम उसी तरीके की बात है यहाँ पे भी। ठीक है, अच्छा, तो ये ग्राफ जो है अब लेकिन ऊपर से नीचे आने में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी तो नेगेटिव साइड में इंक्रीज करेगी। तो ये जो ग्राफ है ये इसी में ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ये इसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ आगे चला जाएगा। देखो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। नेगेटिव साइन तो बस ये बता रहा है कि डायरेक्शन इसका ऊपर से नीचे है, क्योंकि आपने नीचे से ऊपर को पॉजिटिव लिया है तो ऊपर से नीचे नेगेटिव होगा। अच्छा, इसी स्ट्रेट लाइन को क्यों कंटिन्यू करेगा? कोई और दूसरा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनेगा? इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो, जी की वैल्यू तो हमेशा -10 ही है। और जी की वैल्यू -10 है, इसका मतलब जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आ रहा था? -10। तो यहाँ पे भी स्लोप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -10।
तो उसी स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेगा आगे। ठीक है, तो बाबू ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मेंस में एग्जैक्टली पूछा भी जा चुका है ना, कि वन डायमेंशनल मोशन का बॉल का नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने का वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का है। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की। ठीक है, अब आप बताइए, ये कांस्टेंट था तो ये लीनियर आ गया, पीछे जा रहे हैं, यहाँ से गए तो पीछे आ गया। अब यहाँ से यानी इंटीग्रेट करोगे तो पीछे जाओगे, तो ये ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है तो इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा तो कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा तो कर्व बनेगा, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर तो बॉडी यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये बॉल नीचे से ऊपर जाता जाएगा, नीचे से ऊपर जाने का मतलब है कि इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा। तो समय से, समय के बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अब बढ़ने के लिए ऐसे भी बढ़ सकता है और ऐसे भी बढ़ सकता है। ये बात तो फिक्स था कि कर्व होगा, ध्यान से सुनो, ये बात तो फिक्स था कि कर्व होगा। अब कर्व होगा तो ऐसे भी इंक्रीज कर सकता है, ऐसे भी इंक्रीज कर सकता है। बताओ वन और टू में से कौन सा सही होगा? बताओ वन और टू में से कौन सा इंक्रीज होगा? इंक्रीज ही करना था तो वन भी इंक्रीज कर रहा है, टू भी इंक्रीज ही कर रहा है। अरे बताओ, इसका इंफॉर्मेशन आपको वेलोसिटी देगा। ध्यान से सुनो, जो भी ग्राफ यहाँ पर बनेगा इसका स्लोप वेलोसिटी, इसका जो स्लोप होगा वही वेलोसिटी होगा। अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब वो वाला कर्व होगा जिसका स्लोप समय के साथ डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब इन दोनों में से वो वाला ग्राफ लिया जाएगा जिसमें स्लोप की वैल्यू डिक्रीज करे। तो अब देखो, ऐसा ग्राफ है और ऐसा ग्राफ है, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। यहाँ पे ऐसा टेंजेंट, ऐसा टेंजेंट, ऐसा टेंजेंट, ये टेंजेंट धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट धीरे धीरे वर्टिकल होता जा रहा है तो इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। इसका मतलब टू नहीं होगा, वन टाइप इस टाइप का होगा, ऐसा। बोलो क्लियर है? ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ से आप ऊपर तक पहुँच गए। अब वापस ऊपर से नीचे आएंगे, ध्यान से सुनिए, वापस ऊपर से नीचे आएंगे तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे आपका टाइम, जैसे आपका वापस जब नीचे आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, मतलब इस बार समय के साथ डिस्प्लेसमेंट घटेगा। अब घटेगा तो ऐसे भी घट सकता है और ऐसे भी घट सकता है। अब बताओ कौन सा ग्राफ सही है, वन वाला सही है या टू वाला सही है? फिर वेलोसिटी को देखो, ऊपर से नीचे गिरते वक्त बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, देखो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो यानी अब देखो ये डिक्रीजिंग नेचर है, ये भी डिक्रीजिंग नेचर है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम टैंजेंट्स ड्रॉ करो तो जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो ये वर्टिकल होता जा रहा है, मतलब स्लोप की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर अगर तुम टैंजेंट्स ड्रॉ करो तो यहाँ से ऐसे आते आते स्लोप हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, तो स्लोप की वैल्यू डिक्रीज करते जा रही है। ये जो भी ग्राफ यहाँ पर बनाओगे इसका स्लोप वेलोसिटी देगा, और तुमको पता है कि ऊपर से नीचे आते वक्त बॉल की वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ती है, इसका मतलब इसका स्लोप बढ़ने वाला होना चाहिए। तो वन नहीं होगा, टू होगा। यानी अब जो ग्राफ है इसके बाद वापस से ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर आप एच मैक्स पर है, जीरो से एच मैक्स तक सब डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। लेकिन कैसे बढ़े, कैसा घटा, कैसा कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये सारी बातें आपने ग्राफ की दुनिया में सीखी है। बाबू देखो ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं और आप अच्छे से दो तीन क्वेश्चंस को खुद से बनाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक बोलो, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, एक बार अच्छे से देख लो इसको।
क्लियर है क्या बाबू? हम्म। ठीक है, अपने मन से देखो, तुम एक दो ग्राफ ले लो, है ना, ग्राफ ले लो अच्छे से, और उसके रिलेटेड तुम ग्राफ्स बनाने की कोशिश करो, तो तुम बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, तुम कुछ ऐसा ले लो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ऐसा ले लो, ये ले लो टाइम t1, ये ले लो t2, ये ले लो t3। यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब तुम सोचो कि इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको यूज करके, इसको सोच करके आपको क्या बनाना है भाई? ये आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बनाने की कोशिश करो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाने की कोशिश करो। सोचो, देखो, इसका स्लोप ये देगा, इसका स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा। इसका स्लोप जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसका स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। एक ग्राफ तो बहुत इजीली बन गया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना है। क्या बनाना है बोलो? इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर तुम बनाने जाओगे, तो देखो ये खुद, यानी कि तुमको इंटीग्रेट करना है, तो ये खुद स्ट्रेट लाइन है, तो ये सारे कर्व बनेंगे। या तुम ऐसा सोचो कि आपको ऐसा, यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे जो भी तुम कर्व बनाओगे, यहाँ पे जो भी तुम ग्राफ बनाओगे, उसका स्लोप ये होना चाहिए, उस इसका मतलब उसका स्लोप इंक्रीज करना चाहिए। तो स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज जब भी करता है, तो आपका ग्राफ कर्व बनता है। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ कर्व बनेगा। अब कर्व बनेगा, तो कर्व ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, तो तुम फिर वो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, और देखो कि वेलोसिटी स्लोप को इंक्रीज करना है, तो मेरे हिसाब से ये वाला सही है, ये वाला गलत है ना। तो इस तरीके से लॉजिकली तुम अपने मन से दो तीन ग्राफ इस तरीके से ले लो, और उनका दोनों एक लो, तो बाकी के दोनों ग्राफ बनाने की कोशिश करो, तो तुम आराम से सीख जाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोलो, अब वो क्लियर है क्या? हम्म। आपका ये मोस्टली वन डायमेंशनल मोशन कंप्लीट हो गया, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास से मोस्टली आपका टू डायमेंशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, पहले वो आप खुद से कंफर्टेबल हो जाइए बनाने में, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक उठाइए, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक, जो 47 48 ईयर्स का जो बुक आता है, वो बुक उठाइए, उसमें वन डायमेंशनल मोशन टॉपिक या चैप्टर खोलिए, और उसके जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं, आप सारे बनाइए। मोस्ट प्रोबेबली आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर भी अगर कोई नहीं बनता है, कुछ ऐसा है, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि कौन सा क्वेश्चन है, या जो क्वेश्चन नहीं बन रहे, उसका फोटो वगैरह खींच करके या किसी भी तरीके से अपना पूछ लो, वो हम बता देंगे। कुछ अच्छा क्वेश्चन रहा तो वीडियो में यहीं पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं चलो फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।